हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 46। उसके बिल्कुल सामने खड़ी शालिनी सफेद रंग के घेरेदार लॉन्ग चूड़ीदार में थी, जिस पर मैरून और सफेद धागों से काम किया था और जिसकी बाजुएं लगभग कलाई तक ढक रखी थी। पैरों में मैरून रंग के चूड़ीदार और बाएं कंधे पर डाला लॉन्ग मैरून दुपट्टा, जो उसने दाएं हाथ में डाला था। एक हाथ में घड़ी और माथे के बीचों बीच काले रंग की बिंदी। पीयूष का दिल तो उसकी गहरी काजल से सनी हरी आंखों और उस मासूम चेहरे से हटा ही नहीं था। हाँ, उसका चेहरा और शरीर जरूर पहले से भर गया था, लेकिन मासूमियत अब भी उसके चेहरे पर कायम थी। उसकी वो घने जंगल जैसी गहरी हरी आंखें, ऐसा लगता था मानो वो मासूमियत से भरी आंखें किसी को भी अपनी तरफ सम्मोहित कर ले, और उसी सम्मोहन में पीयूष बन चुका था। खोया हुआ सा एकटक बिना पल के झपकाए वो शालिनी को देखे जा रहा था। उसे होश तो तब आया जब श्रुति उसके पास खड़ी बाजुओं को लपेटे उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे देखकर पीयूष ने अपना गला खंगार दिया और अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। ये देखकर श्रुति को हंसी आ गई। उसने सिर हिला दिया और पार्थ से मिलने चली गई। जहाँ शालिनी पीयू को पार्थ का ख्याल रखने के लिए कह रही थी, तिथि चलते चलते पीयूष के पास आकर खड़ी हो गई। एक बार शालिनी और फिर पीयूष को देख उसने सिर हिला दिया। अब उसे भी कुछ करना होगा इनके रिश्ते को ठीक करने के लिए। आदि ने अपनी गाड़ी लाकर रोक दी तो पीयूष ने उसे अपनी ठंडी आंखों से घूर कर देखा। तो आदि ने अपने कंधे झटकते हुए कहा, मैं, शालू और तिथि मेरी कार से चलेंगे। पीयूष ने उसे घूरा और अपनी पैंट की जेब से गाड़ी की चाबी निकालकर दूर से ही कार का लॉक खोल दिया। तब तक मयंक भी बाहर आ चुका था। आदि ने सबको देखकर कहा, सब आ गए हैं तो आओ सब, मैं बताता हूँ हमें सबसे पहले कहाँ जाना है। सब उसे घेर कर खड़े हो गए। तो आदि ने सबको देखकर कहा, अभी सबसे पहले हम यहाँ से अर्की जिले में लुटेरू महादेव के मंदिर जाएंगे, क्योंकि वो मंदिर पहाड़ की चोटी पर है और वो मंदिर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। श्रुति को शरारत भरी नजरों से देखते हुए, क्योंकि कुछ लोगों को दिमाग की कुछ ज्यादा ही जरूरत है, तो हम पहले मंदिर ही जाएंगे। उसकी बात सुनकर श्रुति चिढ़कर उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आदि एकदम से कार की बोनट पर चढ़ गया और बोला, तुम शर्म कर लो, एक बच्चे की माँ हो, उसके बावजूद बच्चों की तरह चिढ़ती हो। मयंक एकदम से श्रुति को पकड़कर पीयूष की गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। तो श्रुति ने पलटकर आदि को घूर कर कहा, आज तुम्हें इन्होंने बचा लिया आदित्य शर्मा, लेकिन यकीन मानो किसी दिन तुम्हारी हत्या मेरे हाथों ही होगी। उसकी बात सुनकर आदि ने ऐसे जम्हाई ले ली जैसे उसकी बात को पूरी तरह से उसने नजरअंदाज कर दिया हो। आदि चुपचाप नीचे उतरो, ये क्या है, बच्चों की तरह लड़ते हो दोनों। शालिनी ने आदि को आंखें दिखाते हुए कहा। तो आदि नीचे उतर गया और उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर झूलते हुए कहा, ये चिढ़ती है तभी मैं चिढ़ाता हूँ और इसे चिढ़ाने में मजा भी आता है। उसने जब कहा तो शालिनी ने सिर हिलाकर उसके सिर पर चपत लगा दी और बोली, पता नहीं कौन होगी वो लड़की जिससे तेरी शादी होगी। सच में कैसे झेलेगी बेचारी तुझे। इतने हैंडसम मुंडे को देखकर लड़कियां आज भी आहें भरती हैं, मगर जो आदित्य शर्मा के दिल को धड़का दे, बस उसकी ही तलाश है। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। तो शालिनी हंस दी। वहीं पीयूष उन्हें गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। उसने आदि को देखकर उसकी गाड़ी का हॉर्न एकदम से बजा दिया और आदि ने तेज आवाज की वजह से 2 कदम पीछे होकर अपने कानों पर हाथ रख लिया। हम चलें, ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। उसने अपनी जलती नजरों से उन्हें घूर कर कहा। तो आदि ने गला खंगारते हुए अपना हाथ शालिनी के कंधे से हटा दिया। शालिनी आदि की कार की तरफ बढ़ गई तो श्रुति ने उसका हाथ पकड़कर पीयूष की कार के पास लाते हुए बोली, तू मेरे साथ चलेगी बस। शालिनी ने उसे मना करना चाहा, लेकिन श्रुति जिद पर अड़ गई थी। आखिर हार मानते हुए शालिनी पीयूष की गाड़ी में बैठने को राजी हो गई। वहीं तिथि को मजबूरन आदि के साथ उसकी गाड़ी में ही बैठना था। वो नाश्ते का कुछ सामान और कुछ जरूरी चीजें लाकर डिक्की में रखने लगी। आदि भी तब तक बोनट से टिककर खड़ा था। तभी राधिका जी को आते देख उसकी आंखें छोटी हो गई। तिथि सारा सामान रखने के बाद आदि के पास आई। अपने हाथ झाड़ते हुए कुछ बोलना चाहा। तभी राधिका जी आदि के पास आई और तिथि को प्यार से देखकर मुस्कुरा दी और आदि की तरफ पलट कर बोली, सुन आदि, तू महादेव के मंदिर जा रहा है ना, तो पीयू और पार्थ के नाम पर वहाँ गरीबों को खाना खिला देना। फिर उसके पास आकर धीरे से कान में, और शालिनी और पीयूष के हाथों ही दान करवाना। आदि ने उनकी बात सुनकर हामी भर दी तो उन्होंने प्यार से कहा, अब अपने लिए भी ढूंढ ले किसी को, तुझे भी अपनी जिंदगी में सेटल होना होगा ना। कब तक ऐसे आवारों की तरह घूमता रहेगा। या तो अपने लिए तो ढूंढ, या जिन्हें मैं ढूंढ रही हूँ उनमें से किसी एक को पसंद कर ले। उनकी बात सुनकर तिथि को हंसी आ गई तो आदि ने उसे घूरकर देखा और फिर राधिका जी को देखकर कहा, माँ वो देखिए, पापा जी आपको बुला रहे हैं। राधिका जी ने पीछे पलटकर देखा तो निरंजन जी खड़े थे।
उन्हें लगा कि निरंजन जी सच में बुला रहे हैं, इसलिए वो उधर चली गई। उनके जाने के बाद आदि ने तिथि की तरफ देखकर कहा, अब चलो जल्दी बैठो, इससे पहले कि मेरी माँ लड़कियों की लिस्ट लेकर हाजिर हो जाए। तिथि पीछे बैठने लगी तो आदि ने उसे घूरते हुए कहा, ओ मैडम, तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं मैं जो तुम पीछे जाकर बैठ रही हो। यहाँ आगे की सीट खाली दिखाई नहीं दे रही क्या तुम्हें? उसकी बात सुनकर तिथि बाहर निकली और आगे आकर बैठ गई। ड्राइविंग सीट पर बैठकर आदि ने सीट बेल्ट लगाया और मिरर सही करके अपने बालों में हाथ फेरने लगा। क्या हुआ, आपको कोई काम है क्या? राधिका जी ने निकेतन जी के सामने आते हुए उनसे पूछा तो निकेतन जी ने सवालिया नजरों से उन्हें देखकर कहा, मैंने कब तुम्हें बुलाया? अब तुम्हें ज्यादा सुनाई भी देने लगा है। मैं कह रहा हूँ कल ही डॉक्टर के पास चलते हैं, बुढ़ापे का असर तुम पर ज्यादा ही हो रहा है। राधिका जी को पता था कि निकेतन जी आजकल उनसे नाराज चल रहे हैं। राधिका जी आजकल उनकी बिगड़ती तबीयत को ध्यान में रखकर उनके खाने में परहेज करवा रही थी। एक तो उनकी उम्र का तगाजा ऐसा था कि परहेज जरूरी था, मगर निरंजन जी के अनुसार उनकी सेहत कभी बिगड़ी ही नहीं थी और अब उन्हें लगता था कि काश काश आदि को उसके सपने पूरे करने दिए होते। इस विषय पर उनकी और राधिका जी की आए दिन सुबह बहस होती तो शाम को दोनों साथ में गार्डन में टहलते नजर आते। उनकी बात सुनकर राधिका जी ने उन्हें देखा और कहा, देखो जी, बुढ़ापे का असर हो रहा है आप पर। पिछले महीने आपका शुगर कितना बढ़ गया था, उसके बाद भी आपकी एक ही जिद चालू है कि आपकी सेहत कभी बिगड़े ही नहीं थी। निकेतन जी ने कुछ बोलना चाहा, मगर फिर कुछ ना बोलकर सिर झटक दिया और अंदर चले गए। राधिका जी ने पलट कर देखा तो शालिनी और आदि दोनों ही हाथ बाहर निकालकर उन्हें दिखा रहे थे। राधिका जी ने भी उन्हें खुशी से हाथ दिखा दिया। वो दोनों ही गाड़ियां निकल पड़ी थी अपने सफर पर। आगे वाली गाड़ी में आदि और उसकी बगल वाली सीट पर तिथि थी। वहीं पीछे की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर पीयूष बैठा था। उसके पास वाली सीट पर शालिनी और पीछे मयंक और श्रुति बैठे थे। शालिनी तो पीछे बैठना चाहती थी, मगर मयंक और श्रुति साथ बैठे, ये सोचकर उसे मजबूरन आगे ही बैठना पड़ा। विंडो से सिर टिकाए आंखें बंद किए शालिनी बैठी थी। पीयूष को पता था शालिनी को बंद कार में सफर सूट नहीं करता, इसलिए उसने पहले ही विंडोज खोल दिए थे। हवा के झोंके की वजह से बालों की लट शालिनी के चेहरे पर बार बार आ रही थी। काफी देर तक चुप रहने के बाद श्रुति बोल ही पड़ी, भाई कितने बोरिंग हो आप लोग, ऐसे रूखा सूखा सफर अच्छा थोड़ी लगता है। थोड़ा म्यूजिक लगाइए, गाने सुनते सुनते सफर का मजा 2 गुना हो जाता है। उसने जब कहा तो पीयूष ने मिरर में उसे देखा। श्रुति के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उसने अपनी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। इस रोमानी मौसम के साथ मैं आरजे अंकित फिर हाजिर हो गया हूँ एक रोमांटिक गाने के साथ। तो अनुराधा पोडवाल जी की आवाज में पेश है उनका बेहतरीन गाना। बने रहिए हमारे साथ, सुनिए ये बेहतरीन गाना अपने हमसफर के हाथों में हाथ डाले, इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए। शालिनी ने एकदम से अपनी आंखें खोल ली। पीयूष कनखियों से उसे ही देख रहा था। मयंक का हाथ पकड़कर उसके कंधे पर सिर रखे श्रुति इन पलों को महसूस कर रही थी। तभी गाने के बोल उस खामोशी में गूंज गए, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। शालिनी ने म्यूजिक सिस्टम ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया कि पीयूष ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी गहरी आंखों में अपनी स्लेटी पारदर्शी आंखों से झांकने लगा। क्या इस सफर से मिटेंगे इनकी दूरियां? क्या कामयाब होगा श्रुति का प्लान? और क्या क्या होगा इस सफर में? कब मिलेगी आदि को उसके दिल को धड़काने वाली? क्या करेगी तिथि पीयूष और शालिनी के रिश्ते को ठीक करने के लिए? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।